नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ट्रिपल सी और उसकी समकक्षता आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज ही नहीं, ये जब से 2018 के से वैकेंसी आई थी वीडियो की, तभी से ये चर्चा में है और अब ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अब ग्राम पंचायत अधिकारी की भी 2023 के लिए जो है लगभग पौने 1465 वैकेंसी आ चुकी है। तो ट्रिपल सी के समकक्ष क्या क्या है, ये निश्चित रूप से जो है सभी की जिज्ञासा है, सभी को जानना चाहिए। और जिन लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है, वो अगर उनके पास कंप्यूटर का कोई और डिप्लोमा है, तो कौन सा डिप्लोमा है जो ट्रिपल सी को के समकक्ष मान्य हो सकता है। आज का जो है ये जो वीडियो है वो बस इसीलिए बनाने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि आप लोग के इतने सारे कमेंट थे जो वीडियो वीपीओ वाली वैकेंसी की मैंने नोटिफिकेशन की न्यूज़ डाली थी उस पर जो है। तो निश्चित रूप से, और ये गंभीर मुद्दा भी है और इस पर जो है चर्चा होना आवश्यक है और ऑथेंटिक तरीके से चर्चा होनी चाहिए, केवल हवा में नहीं कि कुछ भी जो है कह दिया जाए। तो 2018 में जियो जारी हुआ था ट्रिपल सी के लिए जो है, उसको आधार मानते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे पूरे मुद्दे पर। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जब 2018 में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और एक पोस्ट और उसमें सम्मिलित थी, 3 पोस्टों की जो है कंबाइंड नोटिफिकेशन वैकेंसी आई थी, उस समय ट्रिपल सी के समकक्ष शब्द नहीं लिखा था नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है, मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैंने अभी ठीक पढ़ के ही मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, शूट करने के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है इंटर, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है नाइलेट या डोएक से ट्रिपल सी। समकक्षता शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया है। लेकिन जब ये भर्ती रद्द हुई उसके बाद जो है एक वीडियो के संदर्भ में नहीं, यूपी ट्रिपल सी के वैकेंसी के संबंध में, शायद कनिष्ठ लिपि के संबंध में अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, एक जियो जारी हुआ, एक शासनादेश जारी हुआ शासन से कि ट्रिपल सी के समकक्ष कौन कौन से पद हैं उसको स्पष्ट करने के लिए वो जियो जारी किया गया। लेकिन आज भी ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि 2018 वाली वैकेंसी, जिसका री एग्ज़ाम जो है जून में 26-27 तारीख को होने जा रहा है, उसमें ट्रिपल सी के समकक्ष की स्वीकार्यता है। लेकिन जो लोग भी इस वैकेंसी में लास्ट में सफल हुए थे, अंतिम बार जो परिणाम इसका आया था, और काउंसलिंग चली रही थी कि बीच में कोरोना का नोटिफिकेशन आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद जो है फिर ये मामला जांच इत्यादि में फंस गया था। तो कुल मिलाकर जो है ये वैकेंसी जो है रीशेड्यूल कर दी गई और उसको जो है जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया। इसीलिए जो है ये री एग्ज़ाम या पुनर्परीक्षा वीडियो की दोबारा हो रही है। अब ऐसा बताया जा रहा है, लगभग सभी लोग एक सुर में ये बताते हैं, क्योंकि मेरे सामने जब तक कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं होता है मैं उसको इतनी मजबूती से नहीं कहता हूँ। तो कुल मिलाकर सभी अधिकृत सोर्स यही कह रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हमारे सेलेक्टेड हैं वो भी बता रहे हैं कि ट्रिपल सी के समकक्ष जो जियो लाया गया अनिवार्यता का, उसके समकक्ष कौन कौन से कोर्सेज मान्य हैं, वो इस पुरानी वैकेंसी यानी 2018 की वैकेंसी जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस पर भी लागू होगा। और तो क्या है ये, इसके बारे में आगे हम देखते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से तैयारी कर ही रहे होंगे, री एग्ज़ाम देना है, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था तैयारी की स्ट्रेटजी के बारे में, तो एक बात बताई थी कि इसमें से आपके बहुत सारे कंपटीटर जो है जा चुके हैं, और जिन लोगों ने उस समय फॉर्म भरा था वही दे पाएंगे, ये भी निश्चित रूप से है। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप पुराने पैटर्न पर ही जो है इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा कंपटीशन जो उस समय था वो अब नहीं रह गया है। यानी क्योंकि इसमें से जो है ये समझ लीजिए कि 25 से 30% लोग तो बिल्कुल ही चले गए हैं, 25 से 30% लोग जागरूक नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका रोल नंबर क्या है, एग्ज़ाम कब है, या वो तैयारी से बाहर हो चुके हैं। तो उस समय जो संख्या थी कुल 50% में ही जो है एग्ज़ाम होगा, और उसमें से जो है जो 20-25% लोग गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ही आपका असली कंपटीशन, आपकी असली प्रतियोगिता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, और हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से सैकड़ों छात्रों ने जो है इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। उसमें से बहुत सारे छात्रों ने जो है सफलता भी पाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो
वैकेंसी वो एग्ज़ाम कैंसिल करके री एग्ज़ाम हो रहा है। तो फिर से हम जो है टेस्ट सीरीज लाए हैं उसी तरह से, उसी पैटर्न पर। और ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से 2018 का जो एग्ज़ाम है उसके अनुभव पर है, क्योंकि उससे पहले हमको ये नहीं पता था कि रस छंद अलंकार आएगा कि नहीं आएगा, कौन से टॉपिक आएंगे, उसका क्या रेशियो रहेगा, क्योंकि उसके पहले वीडियो के एग्ज़ाम 2016 में हुए थे, 2015 में हुआ था, केवल 2 पेपर के आधार पर सारा अनुमान था। अब हमारे पास कुल 2018 के एग्ज़ाम के 4 पेपर और उसके पहले के 2 पेपर, तो 6 एग्ज़ाम के आधार पर हमको ये पता है कि क्या क्या टॉपिक जो है प्रमुखता से पूछे गए हैं। और अगर आप पहली बार आज ये देख रहे हैं वीडियो, तो इससे ठीक पहले जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था वीडियो की तैयारी के लिए, उसको देख लीजिए। उसमें सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से बताई गई हैं, तो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये है। इसमें आपको कुल 20 टेस्ट मिलेंगे। 20 में 10 टेस्ट आपको सीधे PDF फॉर्म में, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड के फॉर्म में हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। बाकी 10 टेस्ट आपको सीधे ऐप पर हल करने होंगे और उसमें भी आपको PDF प्रोवाइड होगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स और यूपी करंट अफेयर्स दोनों की अलग अलग PDF आपको जून के पहले हफ्ते में दे दी जाएगी, क्योंकि उससे आगे करंट अफेयर्स आने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से अगर आप केवल टेस्ट सीरीज को लक्ष्य बनाकर अच्छे से तैयारी करते हैं, बाकी अपना जो आपने अभी तक पढ़ा उसको रिवीजन करते हैं, लगातार टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, और चूंकि व्याख्यात्मक हल वाली टेस्ट सीरीज है तो उसकी व्याख्या सहित उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा कार्य कर पाएंगे। और साथ में ज़रूरी है ये है कि प्रैक्टिस, क्योंकि क्या है 50% की माइनस मार्किंग है। अब क्योंकि ये पुराना पैटर्न है तो 50% की माइनस मार्किंग होती थी, अब 1/3 1/4 तक कई एग्जाम्स में आ चुकी है। तो 50% की माइनस मार्किंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, और ये एक्यूरेसी मात्र एक ही तरीके से आ सकती है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो। दूसरा, आप लगातार, मैं तो ये कहूँगा कि रोज़ एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। आने वाले बचे हुए दिनों में अगर आप रोज़ एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस एक्यूरेसी लेवल को पा सकेंगे कि आप जो 50% की माइनस मार्किंग को किनारे करते हुए आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। तो निर्णय आपका है। आप जुड़ना चाहें तो ये आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है 9506742546, इस पे वीडियो लिखकर व्हाट्सएप करिए। बाकी जो सारा प्रोसीजर है, जानकारी है, वो सब आपको आपके व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई में दे दी जाएगी। तो चलते हैं आगे का। आज का मूल मुद्दा हमारा ये है, 5 जुलाई 2018 को ये शासनादेश शासन के द्वारा जारी किया गया, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, जो कार्मिक विभाग कार्मिक विभाग है उसके द्वारा और ये सारे चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सारे प्रमुख सचिव को जारी किया गया। कुल मिलाकर ये सभी विभागों के लिए आदेश ये हो गया। इसमें क्या लिखा है, डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र के समकक्षता के संबंध में। तो जो पहला पैराग्राफ है इसमें यही लिखा है कि इसके संबंध में पहले भी बातें, मतलब 2 शासनादेश जारी हुए थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं थी, क्योंकि सबकी डिमांड ये थी कि हमको कोर्स का नाम तो बताइए कि कौन सा कोर्स समकक्ष है। आप केवल इतना लिख देते हैं कि इससे हायर जो भी कोर्स होंगे वो मान्य होंगे, लेकिन फिर ऐसे ऐसे कोर्स हैं, BTech है, MSc में किसी के पास है, किसी के पास BSc में कंप्यूटर है, तो स्पष्टता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा स्पष्टता यहाँ पर दी गई है, लेकिन हालांकि मेरे हिसाब से अभी भी 100% स्पष्टता नहीं है। तो लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है हम केवल उसकी बात करेंगे। कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी कौन है? वो उच्च योग्यताधारी कंप्यूटर में जिन्होंने डिप्लोमा किया हो, कोई डिग्री की हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, MCA किया हो, तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री। अब ग्रेजुएशन या उससे उच्च डिग्री कौन कौन सी, जैसे कि BA, BSc, BTech, MSc, MBA, इसमें कंप्यूटर को एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में, क्योंकि जैसे कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं PG और UG के जहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, कई जगह ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर ईयरली एग्ज़ाम होता है तो आपका 1 साल में कंप्यूटर एक विषय के रूप में रहा हो। अगर
सेमेस्टर वाइज आपने दिया है तो एक सेमेस्टर में आपने कम से कम कंप्यूटर पढ़ा हो। तो अगर ऐसी योग्यता आप धारित करते हैं तो आप जो है प्रश्नगत पदों के चयन हेतु आपको अहर्य माना जाएगा। और ये विशेष रूप से जारी हुआ था कनिष्ठ सहायक आशु लिपिक, लेकिन इसमें यहाँ पर ये जोड़ दिया गया था ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं पदों जिन पर चयन हेतु डोएक सोसाइटी, जिसका परिवर्तित नाम अब नीलेट है, के द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र अपेक्षित है की समकक्षता के संबंध में समसंख्यक शासनादेश, वो तो अलग बात हो गई। यानी अगर CCC उसमें मांगा गया था तो उसकी समकक्षता के लिए ये 0 जारी किया गया सभी राज्याधीन सेवाओं के लिए, जिसमें विशेषकर कनिष्ठ सहायक आशु लिपिक और सभी का जो है आ गया। यानी कुल मिलाकर कहना यह है कि UPSSC इस दायरे में आता है और UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम होंगे अगर उसमें CCC मांगा गया है तो CCC के समकक्ष जो है ये जो है सारे चीज़ें जो है वैलिड होंगी, सारे कोर्स वैलिड होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि आप लोग कमेंट में बहुत कुछ पूछेंगे और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए CCC बिल्कुल बेसिक कोर्स है, 3 महीने का कोर्स होता है और आपने जो कुछ भी कर रखा होगा वो उससे ज़्यादा होगा, वो सब कुछ मान्य है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी गली नुक्कड़ में आपने किसी अनरजिस्टर्ड टाइप के इंस्टीट्यूट से अगर कोई डिप्लोमा लेके आपने किया है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन वो इनवैलिड हो सकता है अगर वो मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। तो इस चीज़ से जो है बचने का प्रयास करिएगा। पहले जो है उसकी देख लीजिएगा मान्यता वगैरह है या नहीं है, या वो क्योंकि जैसे जब यूनिवर्सिटीज़ तक फर्जी हो जाती हैं, आप UGC की नेट की वेबसाइट पर जाइए, 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट वहाँ पर जो है दी हुई है। तो बाकी तो संस्थानों का क्या ही कहना है। तो डिप्लोमा आपने कंप्यूटर में कोई भी किया हो, यहाँ नाम खोला ही नहीं गया है, कोई भी डिग्री ली हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, MCA किया हो, ये तो डिप्लोमा की बात हो गई। अगर ग्रेजुएशन या उससे उच्च कोई डिग्री ली है और कंप्यूटर का अलग से कोई स्पेशल डिप्लोमा नहीं किया है तो क्या आपने ग्रेजुएशन या PG में आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जिसमें एक कंप्यूटर एक विषय के रूप में रहा हो 1 सेमेस्टर या 1 साल तक। फिर से मैं दोहराता हूँ, आपने ग्रेजुएशन या PG, अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब जैसे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर हमने BTech किया है उसमें 1 सेमेस्टर पढ़ा है। तो BTech क्या है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि वो क्या है? ग्रेजुएशन ही है। तो इसमें मुझे खोल के बताने की जरूरत नहीं कि इसमें BTech भी आएगा और BCA भी आएगा और MBA भी आएगा, BBA भी आएगा, ये सब ग्रेजुएशन है। आप अपनी डिग्री का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या वो बैचलर्स है? अगर बैचलर्स है तो वो जो है ग्रेजुएशन हो गया, अगर वो उसमें मास्टर्स शब्द लगा हुआ है तो वो जो है उच्च डिग्री हो गई, यानी कि जो है MCA हो गया। इसके अलावा भी आपने अगर कोई भी कोर्स किया है जो हायर डिग्री है, ग्रेजुएशन या उससे ऊपर, और उसमें आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, कम से कम 1 साल पढ़ा हो या कम से कम 1 सेमेस्टर पढ़ा हो, तब भी आपकी योग्यता CCC के बराबर होगी। देखिए, जो लोग 2018 का फॉर्म भर चुके हैं उनके विषय में बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि अगर आपने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास CCC या समकक्ष योग्यता नहीं थी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अगर आपके पास CCC या समकक्ष योग्यता नहीं थी और उसके बावजूद भी आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप भले ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप जो है आगे चलकर इसमें सिलेक्शन के बाद भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका विवेक है कि आपको पेपर देना है या नहीं देना है। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए थी। ये वीडियो आज मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अब जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आ गई है, जिसके बारे में मैंने आपको सूचना दी थी। अभी रुकिए, उस पर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी को कॉपी की गई है और इसमें जो है यहाँ पर सचिव लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी कॉपी की गई है, यानी ये सभी के लिए अब लागू है।
अब आते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के बारे में, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं। बहुत शॉर्ट में कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सुन लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 12 जून आवेदन सबमिट करने की, यही वो तिथि है। इस तिथि तक आपके पास क्या होना चाहिए, CCC होना चाहिए या उसके समकक्ष इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जिनका हमने पीछे चर्चा कर चुके हैं। ये इसकी बेसिक योग्यता है। अगर आपके पास CCC अथवा CCC नीलेट या डोएक का होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी समकक्ष योग्यता चलेगी, बस शर्त यह है कि किसी न किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हो। बाकी डिसीजन आयोग का है, मेरा इसमें कोई भी जो है कोई डिसीजन नहीं है। आप अगर किसी गली नुक्कड़ वाले भी संस्थान से किया है तो हो सकता है UPSSC उसको मान्यता दे दे, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि जो है वो कम से कम इतना तो देखेगा ही कि वो संस्था रजिस्टर्ड है अथवा नहीं है, अधिकृत है इस तरह के कोर्स को संचालित करने के लिए अथवा नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर है शैक्षिक योग्यता के अलावा जो है कि इसमें वही उन्हीं लोगों को एडमिट कार्ड जारी होगा। अभी तो प्राइमरी रूप से आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसने PET 2022 की परीक्षा दी थी, यानी प्रारंभिक परीक्षा दी थी, और अभी 25 रुपये भरना है। 25 रुपये से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो एक जो है परसेंटाइल जारी करेंगे, जो अनुमान है कि 88 या इससे अधिक परसेंटाइल वाले लोग जो है उसमें शामिल हो पाएंगे। कुछ लोगों ने, मैंने पढ़ा कई जगह पे 87 वालों के लिए भी लिखा है। तो ये कैलकुलेशन जो है आप जानते हैं कैसे किया ना, 15 गुना अभ्यर्थी जो है हर श्रेणी में लिए जाते हैं। तो 88 प्लस का अनुमान जो है मोस्टली सभी लोगों के द्वारा बताया गया है। और मैं आपको बता दूं, मैं UPSSC के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें नहीं जानता हूं, लेकिन चूँकि आप लोग का एक आग्रह है तो मैं जो है इसको प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा भी अनुमान है, क्योंकि पिछली भर्तियों में जो लिया गया है 88 प्लस परसेंटाइल वाले लोग को जो है एडमिट कार्ड जारी होगा। जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए सूची जारी हो जाएगी, परसेंटाइल बता दिया जाएगा, तब वो बचा हुआ पैसा या जो है एक तरह से फीस जो है वो भर कर जमा कर कर वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने जा सकेंगे। तो निश्चित रूप से ये सिस्टम थोड़ा सा अजीब सा है। एक कॉमन कट ऑफ की जो आप लोग की मांग है, मैं भी उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि पहले से डिसाइड हो कि इस वैकेंसी में ये कॉमन कट ऑफ रहेगी, या साल भर के लिए डिसाइड हो जाना चाहिए कि ये कॉमन कट ऑफ है, जैसे कि TT एग्ज़ाम में हुआ करता था। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। अगर PT ख़राब हो गया है और हमको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको मतलब पता होना चाहिए आर या पार। अब आप पढ़ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से एक वैकेंसी आई और उसके बाद जो है आपने फॉर्म भर दिया बड़ी उम्मीदों से, फिर उसका शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है कि 88 की जगह जो है 92 वाले परसेंटाइल ले लिए जाएंगे, आप 87-88 पे अटके हैं। तो जब सब जगह क्रीम को ही लिया जाना है तो नीचे वाले क्या करेंगे, ये एक समस्या है ना। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही असंगत जो है तरीका है, और अगर आप लोग जो है इस तरह की कोई मुहिम शुरू करते हैं तो मैं आपके हमेशा साथ हूँ। मैं छात्र हित में कभी भी पीछे नहीं हटा हूँ और हमेशा जो है आपके साथ हूँ। अभी मैंने लेखपाल DV स्किप अभियान में भी आप लोग के पक्ष में जो है वीडियो बनाया था, और मैं फिर बनाऊँगा। DV की डेट फिक्स होने के बाद मैं कम से कम 3-4 बार आग्रह करूँगा यहाँ से खड़े होके, और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मैंने उनसे जो है वादा भी ले लिया है कि वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे अपना DV कराने, जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि PT 2022 के प्राप्तांक के आधार पर आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है कुल रिक्त पदों का विवरण है, जिसमें भी विवाद का विषय बन गया है।
और इसमें बड़ी राजनीति भी शुरू हो गई है। मेरा बस कहना ये है कि अगर ये असंगत है, क्योंकि हो सकता है एक जो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आरक्षण का एक रोस्टर होता है विभाग में, और उस रोस्टर के अनुसार जो है अगर पहले से किसी वर्ग की भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं तो उसका अगली वैकेंसी में जो है विज्ञापन कम आता है। तो हमेशा जो है टोटल के आधार पर, जैसे टोटल 1468 है, जरूरी नहीं है कि उसका एग्जैक्ट 27% ओबीसी होना चाहिए, 21% एससी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये आकलन जो है पूरी एक साथ भरे खाली पदों का पर किया जाता है, ना कि विज्ञापित पदों पर, तो रोस्टर का पालन होता है। दूसरी एक असंगति जो मैंने कहीं अभी अखबार में पढ़ी थी कि ओवरलैपिंग वाली बात है। अगर ओबीसी का जो है कोई कैंडिडेट है और वो जनरल में क्वालिफाई हो जाता है तो उसको जनरल मान के जो है और ओबीसी की सीट्स को जो है क्या करना चाहिए, वैकेंट दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ विभागों में हो सकता है ऐसी गलती हो, यहाँ पर भी ये संभव है कि ऐसा किया गया हो कि ओबीसी का जो है जो कैंडिडेट था उसने जनरल की सीट एक्वायर कर ली, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको ओबीसी में ही जो है उन्होंने अपना कैटेगरी में उसकी ओबीसी में ही उसकी डिटेक्शन किया हो कि ओबीसी की जो है वैकेंसी भर दी गई है, जबकि वो जनरल में क्वालिफाई हुआ है। तो नियमता जो है वो जनरल में जाना चाहिए। तो ये भी एक विसंगति हो सकती है। खैर, आप लोग जो है इसके बारे में जो है पत्राचार कर सकते हैं, और अगर वास्तव में इसमें गलती है तो मैं ज़रूर आप लोग के समर्थन में ये मांग करूँगा कि इस पूरे प्रकरण में दोबारा से जो है इसका डिसीजन हो कि क्या आरक्षण के नियमों का सही पालन हुआ है, नहीं हुआ है, तो रिवाइज्ड वैकेंसी आनी चाहिए। ऐसा पहले भी यूपीएससी के स्तर से किया जा चुका है। शैक्षिक योग्यता पे आते हैं, बात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, नीलेट या डोएक से CCC होना चाहिए, ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर भी जो है देखिए समकक्ष शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो जो जियो जारी हुआ है 2018 का है तो निश्चित रूप से उसका पालन होना चाहिए। और इसीलिए जो है जो लोग भी इसके समकक्ष हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे चर्चा की, जो है वो निश्चित रूप से अपना फॉर्म डालें और आगे इस पर जो है डिसीजन होगा ही होगा। लेकिन उनके पास फॉर्म की लास्ट डेट तक जो है डिग्री, डिप्लोमा, जो भी कंप्यूटर का वो क्लेम कर रहे हैं वो होना चाहिए। एक और क्वेरी थी, इसमें लिखा हुआ है अधिमानी अहर्ता उनको मिलेगी जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो। तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट इत्यादि नहीं मांगा गया, फॉर्म में उसमें टिक करने का होगा ऑप्शन जो है। और अगर आपका गांव का परमानेंट एड्रेस है, आपका निवास प्रमाण पत्र गांव का है, तो आप निश्चित रूप से ग्रामीण हुए ही, उसके लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी जो है क्वेरी कई लोगों ने पूछी थी, तो इसको मैंने सोचा क्लियर कर दें। अब मैं संक्षिप्त में केवल 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। वीडियो की जो तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो का 2018 वाला ही सिलेबस है, नए वाले में भी सिलेबस नहीं जारी किया गया है और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई परिवर्तन होना है इससे। फिर भी जो चीज़ अभी सामने नहीं है उसके बारे में कोई भी चीज़ 100% जो है नहीं कही जा सकती है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जो VPO यानी विलेज पंचायत ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की वैकेंसी आई है, उसमें भी यही सिलेबस फॉलो होना चाहिए और 2018 में यही सिलेबस जो है फॉलो हुआ था। तो अभी जो लोग ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम जून में है, लास्ट में 26-27 जून को, उनके लिए फिर से मैं वह अपनी पुरानी वीडियो की 2-3 बातें मैं महत्वपूर्ण दोहराना चाहता हूँ। 2-3 बातें आपको करनी है। मैं बुक्स भी बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा। हिंदी में आप ल्यूसेंट हिंदी ले लीजिए, हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे, राघव प्रकाश, इस तरह की कोई भी बुक ले लीजिए स्टैंडर्ड। ल्यूसेंट भी अच्छी है। और उसमें से जो सबसे पहला काम का करना है, आपको UPSSC की प्रीवियस ईयर जो है बुक ले लेनी है। प्रीवियस ईयर वाली यूथ पब्लिकेशन पे, घटना चक्र पे भी आती है। और
उसके सारे जो है जितने भी हिंदी के टॉपिक्स आपके हैं, आगे आप जो है बड़ा सिलेबस भी देख सकते हैं, ये है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया, अभी मैं यहाँ पर भी दिखा दूंगा, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। तो जो टॉपिक 2018 के चारों सेटों में पूछे गए हैं, 2015 में पूछे गए हैं और 2016 में पूछे गए हैं वीडियो के एग्जाम में, उन टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को UPSSC के प्रीवियस ईयर वाली बुक से सॉल्व कर लीजिए। पहला काम आपको ये करना है, और ये केवल हिंदी के लिए नहीं, यही जो है आपको जीके के लिए, यही आपको रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करनी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, अब बुक्स पे आते हैं जिसकी हम चल कर रहे हैं। हिंदी की बुक्स हो गई। सामान्य ज्ञान में जो है जीके जिसको हम कहते हैं, सिंपली ल्यूसेंट जीके या इसी स्तर की कोई भी बुक, चाहे महेश वर्णवाल साहब की जो कॉस्मॉस पब्लिकेशंस पे आती है, घटना चक्र की भी आती है, दृष्टि की भी आती है, अब तो लगभग सभी अच्छे प्रकाशन जो हैं सभी पे जीके की डेडिकेटेड बुक आती है। थोड़ी सी मोटी होती है वो, क्योंकि इसमें अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो जीके की बुक ले लीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यूपी का जो जीके है, क्योंकि इससे 12 से 15 और 10 तक क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछे गए हैं। यूपी जीके को घटना चक्र वाली जो बुक है, उत्तर प्रदेश तथ्यसार 2023, उसको ले लीजिए और उसको फटाफट रिवाइज कर डालिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, एक रिवीजन मोड में, क्योंकि निश्चित रूप से आपने पढ़ा तो होगा ही। मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो ये जीके और यूपी जीके की बात हो गई। और हाँ, करंट अफेयर्स यहीं पे बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना। 9 महीना अगर मैं कहूँ तो आप अक्टूबर से शुरू करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी से लेके अभी तक का जो है। और चूंकि आपका 26-27 जून में एग्जाम है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको 31 मई तक जो है करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। और ये जो जनवरी से मई वाला पीरियड है, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अक्टूबर 22 से पढ़ना है, लेकिन जो जनवरी से मई वाला पीरियड है, ये आपको बहुत ही थॉरोली, बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जनवरी से मई 2023 से ही पूछे जाने की संभावना रहेगी, जैसा कि पिछले वर्षों का एक्सपीरियंस है। और 2-3 क्वेश्चन UPSSC ऐसा पूछता ही है जो कम से कम 2 साल पुराने होते हैं, तो वो तो आप अपनी सामान्य बौद्धिक क्षमता से कर पाएंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 2022 का भी करंट अफेयर्स पूरा पढ़ डालिए, 2021 में भी आप देख लीजिए, और ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में RS अग्रवाल वाली बुक जो है, या SSC की 10+2 लेवल की कोई भी बुक ले लीजिए। घटना चक्र पे भी आती है, बाकी अन्य प्रकाशंस पे भी पब्लिशर्स की आती है, और उसको पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है। आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे आपका टॉपिक निकल के आ जाएंगे, उन टॉपिक्स को ही जो है पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और उसमें एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं। 50% वाली निगेटिव मार्किंग से बचना है, तो आपको सभी में एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है, लेकिन आपको रीजनिंग में स्पीड भी बहुत अच्छी रखनी है। इसलिए जो है आपको बहुत ही अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। मात्र 1 महीना बचा है। अब जो अंतिम बात है, इन सब बातों के बाद जो है, जो अंतिम बात है वो ये है, चलिए पहले ये देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है। ये किन किन टॉपिक से कब कब क्या क्वेश्चन आए हैं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इन्हीं टॉपिक्स को केवल पढ़ लीजिए। आप अब सारे पूरी सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और आप वास्तव में पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो उसमें उलझने की भी जरूरत नहीं है। जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं को आपको बुक में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ढूंढ कर इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, इनकी व्याख्या पढ़ लेनी है। इसी तरह से देखिए, सामान्य ज्ञान में भी जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। रीजनिंग में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं, वो देख लीजिए। जो है रीजनिंग के इन्हीं टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए, तो इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि इतना ही वक्त आपके पास एक्चुअल में है भी। अब जो है, जो अंतिम बात है वो है टेस्ट सीरीज, और ये अंतिम बात ही अल्टीमेट है, आत्यंतिक यही है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करेंगे, आपको डिकोड एग्जाम से नहीं लेना है, तो मेरा कोई भी आग्रह आपसे नहीं है।
आपसे कोई भी निवेदन नहीं है कि आप जो है डिकोड एग्ज़ाम की ही टेस्ट सीरीज लें। मैं बस ये कहूँगा कि आप कोई भी प्रकाशन, चाहे घटना चक्र हो, यूथ पब्लिकेशन हो, बहुत सारे मार्केट में इस समय किताबें आ गई होंगी, जिस पर भी आप भरोसा करते हैं कि उसमें ऑथेंटिसिटी ही है और उसमें उत्तर गलत नहीं दिए होंगे, प्रश्न का स्तर जो है वैसा ही होगा जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप उस किताब को ले लीजिए। और या ऑनलाइन किसी माध्यम से ले रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से ले लीजिए और प्रयास करिए कि अब प्रतिदिन एक टेस्ट लगाइए, प्रतिदिन एक टेस्ट सॉल्व करिए और ठीक उसी तरह से सॉल्व करिए जैसे कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। यानी 2 घंटे में अगर पूरा पेपर करना है 150 क्वेश्चंस का, तो आप 2 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे किसी भी स्थिति में। पहले आप 2 घंटे में उतना जितना सॉल्व हो जाए कर लीजिए, उसके बाद जो है अपना मूल्यांकन कर लीजिए, फिर बचे हुए क्वेश्चन अलग से कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हैं तो आपको कोई आपके ऊपर पहरेदार बैठा हुआ है जो आपको ये देख रहा है कि आप बाकी क्वेश्चन ना करिए। लेकिन ये केवल और केवल ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो टेस्ट सीरीज से आएगा। साथ में एक मैनेजमेंट ये आएगा कि आपको कितने अटैम्प्ट क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिससे कि आप जो है कट ऑफ की बाधा को पार कर सकें। क्योंकि 150 में 150 क्वेश्चन करना अपने आप में अत्यंत घातक है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसा रिस्क तो लेना ही नहीं है। आप 110 करके कितनी एक्यूरेसी ला रहे हैं ये चेक कर लीजिए, 120 करके ला रहे हैं, 130 करके ला रहे हैं, फिर आपने 20 टेस्ट लगाए, उनका एक अनुपात निकाल लीजिए। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे एग्जाम हॉल में जब जाना है तो 120 क्वेश्चन से ऊपर नहीं करने हैं। उसका भी तरीका होता है कि पहले आपको उन क्वेश्चंस को करना है जिसमें आपको 100% विश्वास है, भले ही विश्वास गलत हो जाए क्योंकि गलती हमेशा होगी। तो मान लीजिए 150 में आपको 60 क्वेश्चंस पे विश्वास है कि आप सही कर रहे हैं, वो भले ही एक आध 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो विश्वास से करेंगे तो 60 क्वेश्चन। उसके बाद 20-30 को ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए जिसमें 50-50 का रेशियो हो, कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में डिसाइड करना होगा कि या तो ये सही है या तो ये सही है। ऐसे क्वेश्चन में भरपूर रिस्क लीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कहता है कि जो सही है उसको सही मान लीजिए, या आपके पास कोई एलिमिनेशन मेथड है उसमें तो वो लगा के देख लीजिए। इसके बाद जो है अगर इतना आप कर ले जाते हैं सफलतापूर्वक और आपको लगता है कि आपने 110-115 क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उतने पे ही आप रुक सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि 50-50 वाले में जो है आपके क्वेश्चन कम है तो आप रिस्क लीजिए, 10 क्वेश्चन और सॉल्व करिए। तो इस तरह से आपको जो है टेस्ट सीरीज ही ये मदद करेगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकें आप जो है, और दूसरी चीज़ जो है कि आप एक्यूरेसी कैसे ला सकें, निगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकें। तो इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया, डिक्टो वही पैटर्न है जो पैटर्न जो है आयोग आपसे पूछेगा और जो पूछा गया था। पत्रलेखन से 4 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें आपको हिंदी में पत्रलेखन से 4 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे, उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं। निपात से अगर एक क्वेश्चन आना है तो निपात से एक आएगा, वाच्य से अगर एक क्वेश्चन आना है तो हमने वाच्य से एक क्वेश्चन डाला है। अपठित गद्यांश से अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो अपठित गद्यांश से 4 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो बिल्कुल बैलेंस तरीके से, बिल्कुल जो एनालिसिस मैं बताता हूँ वही मैं इम्प्लीमेंट भी करवाता हूँ अपनी टेस्ट सीरीज में। तो बिल्कुल भी आप चाहें तो हम पर भरोसा करके उसको ले सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप जो है टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था तैयारी को लेके, उसको ज़रूर आप एक बार देख लीजिए। वैसे उन्हीं बातों को मैंने संक्षिप्त में यहाँ पर बता जरूर दिया है, लेकिन उसको देख लेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है CCC वाली बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जो आपके सीनियर्स हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो
कमेंट में क्वेश्चन आते हैं और आपके बारे में उसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी है, सही जानकारी है, तो आप ज़रूर रिप्लाई करें जिससे अन्य लोग गाइड हो सकें। और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए ये नंबर आपके पास है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो लिख के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 1 महीने का समय बचा है, जी जान लगा दीजिए। और इधर वीपीओ वाला जो है आप जरूर भर दीजिए अगर आपने पीटी 2022 दिया था, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी भर दीजिए, क्योंकि 1468 वैकेंसी ठीक ठाक वैकेंसी है। और निश्चित रूप से जो है अगर आप, क्योंकि आपको कोई अलग तैयारी नहीं करनी है, वीडियो वाली तैयारी ही आपकी जो है कंटिन्यू रहेगी और उसके बारे में हम लोग अलग से जो है एक नए वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।